वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 और हम इस वीडियो में वही प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। साथियों, मैंने एक फीफा वर्ल्ड कप से भी बनाया था वीडियो, तो वो भी आप देख लेना, वो भी आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1, मेकांग डेल्टा। यह किस देश में स्थित है मेकांग डेल्टा? तो यह वियतनाम में है साथियों। कहाँ पर है? वियतनाम में यह डेल्टा स्थित है। अब देखो, तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों की निरपेक्ष से वियतनाम की दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। तो मेकांग डेल्टा कहाँ पर है? वियतनाम में है। अब अगला प्रश्न है आपका, मौसम घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो अचानक बैरोमीटर का अचानक से गिरावट होगा तो तूफानी मौसम में बदलेगा साथियों। कैसा मौसम होगा? तो तूफानी मौसम होगा। अब देखो, इससे और क्या प्रश्न बनते हैं। तो बैरोमीटर का प्रयोग करते क्यों हैं? तो मौसम में होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। और बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट जो होता है आपका, ये आंधी तूफान के संकेत को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? तो बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई और रासायनिक उर्वरक। तो ये तीनों आपकी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। और भी कई सारे घटक हैं जो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हरित क्रांति के जनक हैं कौन? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक है क्या क्या? तो उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, शाख भंडार, विपणन और वितरण, ये सारे जो आपके हैं ये हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस पे ध्यान देना साथियों और याद कर लेना ये वाला टॉपिक। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं कौन? तो एमएस स्वामीनाथन। अब अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है? अर्थात सर्वाधिक वन जो आपका है वो किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन जो आपका है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल भी आपका सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में। देखो, छत्तीसगढ़ से क्या प्रश्न बनते हैं? तो छत्तीसगढ़ में है एक चित्रकूट झरना। कौन सा झरना है? चित्रकूट झरना है छत्तीसगढ़ में, जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडों की टोकरी। क्या बोलते हैं? तो अंडों की टोकरी। और कर्नाटक को बोलते हैं मलय का देश के नाम से जानते हैं कर्नाटक को। अब देखो, तो सबसे अधिक वन जो आपके हैं वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं घटते क्रम में 4 ऐसे राज्य जहाँ पे वनों की संख्या कितनी है। तो देखो, मध्य प्रदेश में जो वन आपका है वो 77,482 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ओडिशा में 51,619 वर्ग किलोमीटर में साथियों वन फैला हुआ है। तो सर्वाधिक वन वाला राज्य जो आपका है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई की घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी घटते क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई वाली नदियों। तो सबसे पहले स्थान पे साथियों गोदावरी, सॉरी साथियों, सबसे पहले आपका गोदावरी होगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो गोदावरी है। गोदावरी के बाद आपका कृष्णा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृष्णा। कृष्णा के बाद नर्मदा हो जाएगा और नर्मदा के बाद कावेरी हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर होगा 2 3 1 4। क्या हो जाएगा? तो 2 3 1 4। अब इस नदियों की लंबाई को भी देखते हैं। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई कितनी है? तो 1402 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। और कावेरी की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर कावेरी की लंबाई है। साथियों, नर्मदा रिवर ये निकलती कहाँ से है और यह गिरती कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब दीफू दर्रा, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। साथियों, आपको बताना है उत्तराखंड के दर्रे के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे उत्तराखंड में हैं आपकी। अब दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देखो, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और यह दर्रा जो आपका है ये 4,590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमा के पास यह स्थित है। साथियों, भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास यह स्थित है। चीन, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और
और म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नई पैताओ जो आपका है वो म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किससे जुड़ा हुआ है? साथियों ये प्रश्न आपका पिछले बार एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो आपका है ये शहनाई वादक है। क्या बजाते हैं ये शहनाई वादक है। देखो इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है करमउद्दीन खान और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में और सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था किसको? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। तो तीनों व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और भी कुछ वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं उसको भी देखते हैं। साथियों ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं आपके पिछले बार के। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वादक से है। पंडित राम नारायण का संबंध उस्ताद अहमद अली खां का संबंध रुद्र वीणा से है। रामानंद वी राघवन का संबंध मृदंग से है। अली अहमद हुसैन खान का संबंध शहनाई वादक से है और शाहिद परवेज का संबंध सितार वादक से है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, अमजद अली खान सरोद वादक, पंडित राम नारायण सारंगी वादक, उस्ताद अहमद अली खां रुद्र बीना वादक। कौन? तो रुद्र बीना वादक। राम नंदन वी राघवन मृदंग वादक, अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक और शाहिद परवेज सितार वादक से संबंधित है। साथियों अब अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील जो आपका है ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील, देखो यह कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। कहाँ पर है? तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर है कोलेरू झील। साथियों तेलंगाना में है हुसैन सागर झील और तमिलनाडु में जो आपका है, तमिलनाडु में कौन सा झील है? तो पुलिकट झील जो आपका है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। और महाराष्ट्र के एक झील का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो और भी महत्वपूर्ण झील है आपका, जैसे कि बड़ा तालाब मध्य प्रदेश में है, विरनम झील तमिलनाडु में है, आंचार झील जम्मू कश्मीर में है, बारापानी झील, उमरिया झील। ये पूछा गया क्वेश्चन साथियों एसएससी में आपका है उमरिया झील। तो बारापानी झील और उमरिया झील कहाँ है? मेघालय में है। सांभर झील राजस्थान में है सांभर झील। और ये खजरिया झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। खजरिया झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है खजरिया झील। अब देखो सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बिम्बांड झील है केरल में सबसे लंबी झील और यहीं पे होता है राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपकी है वो बूलर झील है और यह जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपकी है वो चिल्का झील है और यह कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील है सबसे ऊंची झील जो सिक्किम में स्थित है चोलामू झील। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार अब नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार जो आपका ये भारत के संविधान में तो है लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है, यह विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अब देखो संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान है, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। साथियों याद रखो अ अर्थात 3, ठीक साथियों, यानी कि मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार का वर्णन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह कहां से कहां तक मूल अधिकार फैला हुआ है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किस भाग में है? तो भाग 3 में इसका वर्णन है। और मूल अधिकार देखो अ से अधिकार और अ से अमेरिका, तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। देखो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? तो 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार
को इस सूची से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 के कौमी कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो ये मूल अधिकार था वो पहले अनुच्छेद 31 में वर्णित था साथियों, तो इसे हटा के क्या कर दिया गया है, तो विधिक अधिकार बना दिया गया है। और साथियों 6 जो मूल अधिकार आपके हैं वो कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं और वह कहां से कहां तक अनुच्छेद में फैले हुए हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं को वोट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो महिलाओं को वोट देने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। अब अगर साथियों मान लो न्यूजीलैंड आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या टिक करोगे, तो ऑस्ट्रेलिया टिक करना साथियों। क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश बना जो महिलाओं को वोट देने वाला देश बना साथियों। तो पहले स्थान पे कौन है, न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश बना, ठीक है साथियों। और ऑस्ट्रेलिया महिलाओं को मतदान देने वाला दूसरा देश बना साथियों। अब देखो फिनलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला यूरोपीय देश था, ठीक साथियों। पहला यूरोपीय देश कौन बना जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, तो फिनलैंड। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस के देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो साथियों भूटान से एक प्रश्न याद रखना आपका कि भूटान जो आपका है, भूटान की राजधानी है क्या, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। कौन सा, तो चूखा जल विद्युत परियोजना जो आपका है ये भूटान में है। देखो भारत बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। कितना, तो 40-96 किलोमीटर भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। और कितने राज्यों को बांग्लादेश टच करती है, तो 5 राज्यों को। कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। कौन सा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। साथियों मैंने भी तुरंत बताया था आपका कि मेघालय में है उमरिया झील। अफगानिस्तान भारत से 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है, अर्थात सबसे कम जो सीमा साझा करती है भारत से वो अफगानिस्तान, और सबसे अधिक जो करती है वो कौन सी करती है, तो बांग्लादेश। साथियों बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो हरियाणा के साथ यह अपनी सीमा साझा करती है। देखो दिल्ली जो आपका है, दिल्ली की सीमा भारत के 2 राज्यों से लगी हुई है, या दिल्ली की सीमा कितने राज्य से लगी है, 2 राज्य से लगी है, एक हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिल्ली एनसीआर जो आपका है ये कितने राज्यों में आता है, तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है और राजस्थान में आता है। देखो तो यानी कि दिल्ली की सीमा जो आपका है कितने राज्यों से लगी हुई है, तो 2 राज्यों से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह लद्दाख जो आपका है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। देखो सबसे घनी आबादी वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो दिल्ली है। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप है। न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप जो आपका है ये न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस देश के नाम का अर्थ 40 जनजातियों का देश से है, तो किर्गिस्तान के नाम का अर्थ है 40 जनजातियों के देश का अर्थ। साथियों अब देखो किर्गिस्तान की सीमा लगती है उज्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से और चीन से। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। साथियों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में आपका कि दुनिया का सबसे लंबा स्थल रुद्र देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। साथियों मैं आपको वही प्रश्न बता रहा हूं जो आपके एसएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, तो लगभग 1% योगदान है ऑर्गन का। साथियों अब देखो आर्गन का योगदान 1% है। यह है क्या, तो यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो अन्य पदार्थों के लिए पूरी तरह निष्क्रिय है। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम पर आता है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है, तो क्षोभ मंडल जो आपका है वह पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम आता है जिसमें सभी
मौसम घटित होती है। अब देखो क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है और यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान घटेगा और सबसे ज़्यादा बादल जो दिखाई देते हैं वो किस मंडल में दिखाई देते हैं, तो क्षोभ मंडल में दिखाई देते हैं। अब समताप मंडल, तो एरोप्लेन जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं आपके, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। अब समताप मंडल की सीमा कितनी है, तो 10 किलोमीटर से ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की सीमा है। यह ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तो तापमान इसका बढ़ता है। देखो समताप मंडल में ही ओजोन परत की अवस्थिति होती है, इसी कारण से क्या होता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। अब देखो ओजोन परत जो आपका है वो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करता है और हवाई जहाज जो आपके उड़ते हैं वो इसी क्षेत्र में उड़ते हैं। साथियों हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में, तो मध्य मंडल जो आपका है वो 50 किलोमीटर से ऊपर और 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अधिकांश जो आपके उल्का होते हैं वो मध्य मंडल में ही दिखाई देते हैं, यानी कि मध्य मंडल में ही जलते हैं आपके अधिकांश उल्का। अब देखो आयन मंडल जो आपका है इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 85 किलोमीटर ऊंचाई से दूर जो आपके हैं वो आयन मंडल है। तो यहाँ से साथियों आपके ये सब प्रश्न बनते थे। ये साथियों मिस टाइपिंग साथियों है तो ये सही कर लेना आप। यहाँ पे उल्का होगा, उल्का, अधिकांश उल्का जो आपके हैं वो मध्य मंडल में जलते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हमारे वातावरण में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78% नाइट्रोजन जो आपका है वो हमारे वातावरण में है। तो नाइट्रोजन है 78%, तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21%। ऑर्गन कितना है, तो मैंने जस्ट बताया वो लगभग 1%, यानी कि 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.04% जो आपका है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो सुरतगोई जो आपका है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। और चुनहोद्रो, बालाकोट, कोटदीजी ये सब पाकिस्तान में है। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 2 स्थल ऐसे हैं जो आपके न भारत में है और न पाकिस्तान में, तो है कहाँ पर, तो ये आपके अफगानिस्तान में है। कौन कौन जगह, तो सुरतगोई और मुंडेकाग जो आपका है ये कहाँ पर है, तो ये अफगानिस्तान में है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का साथियों मैप देखते हैं, मैप से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो आपका है वह कितने देशों में है, तो 3 देशों में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है और भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, साथियों ये त्रिभुज दिख रहा होगा साथियों, लगभग त्रिभुज साथियों यह, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति आपकी है वो त्रिभुजाकार है। कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो आपकी है वो त्रिभुजाकार है। यह देखो ये जो आपका बिंदु है ये बिंदु है पूरब और ये बिंदु जो आपका है ये क्या है, तो ये बिंदु है पश्चिम। देखो ये बिंदु जो आपका है ये पश्चिम है, ये बिंदु जो आपका है ये पूरब है, ये बिंदु है उत्तर और ये बिंदु जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका है वो दक्षिणी बिंदु है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब से पश्चिम की लंबाई जो आपकी है वो कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो आपकी है वो कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1400 किलोमीटर। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु जो आपका है वो आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हिंडन रिवर के किनारे। अब देखो पश्चिमी बिंदु जो आपका है वो कौन सा है, तो सुतकांगेडोर है सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु जो पाकिस्तान में है दास्क नदी के किनारे। और जो उत्तरी बिंदु आपका है ये कश्मीर में है। अब कश्मीर में है तो कश्मीर में कहाँ पर है, तो कश्मीर में आपका मांदा है, मांदा जो चिनाब रिवर के किनारे है, यही है सिंधु घाटी सभ्यता का आपका उत्तरी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। कौन सा है, दाइमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे है। अगर साथियों गोदावरी ऑप्शन में ना रहे तो परवरा टिक कीजिएगा, क्योंकि गोदावरी की सहायक जो आपकी है परवरा रिवर है, उसी रिवर के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद। तो ये था साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का मैप और यहाँ से आपके ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो आपका है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है।
तो ये साथियों बनता है आपका यहाँ से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जुताई वाली छत्र का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जहाँ से काली चूड़ी मिली है ना साथियों, वहीं से मिला है हड़प्पा सभ्यता की पहली जुताई वाली प्रमाण। तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला साथियों? तो कालीबंगा से मिला है। अब कालीबंगा है कहाँ? तो कालीबंगा है राजस्थान में। और किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, मोसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर का प्रमाण जो मिला है वो कालीबंगा से ही मिला है। और जूते हुए खेत का प्रमाण, भूकंप का साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, काली चूड़ियां और फसल बोने का साक्ष्य जो मिला है आपका, वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगन कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में है। अब अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो आपका है ये सिंधु रिवर के किनारे स्थित है। कौन से रिवर के किनारे है? तो सिंधु रिवर के किनारे है मोहनजोदड़ो स्थित। देखो, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1980 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब साथियों, यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, देखो अगला टॉपिक आपका, यह प्राचीन समय में दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो आपका है ये प्राचीन समय में दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। और अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है या बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है किस राज्य में? तो हरियाणा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 250 से अधिक नहीं हो सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 80 के तहत साथियों। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। राज्यसभा की 250 सीटों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 सदस्य राज्य से होते हैं और जो बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। कहाँ के होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं साथियों। अब देखो, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो आपकी है वो 245 है, जिसमें से 233 जो आपके हैं वो राज्यों से हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 जो आपके हैं वह राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत हैं साथियों। अब देखो, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है आपका वो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और करता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। अब देखो, राष्ट्रपति जो है आपका वो भारत का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह। और भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो आपका है वो संविधान संशोधन कर सकती है। अब देखो, संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली किस देश से गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन का वर्णन जो आपका है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में है। किस भाग में है? तो 20 में है। और साथियों, संविधान संशोधन जो आपका है, सबसे पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था और क्या किया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, ट्रेकोमा नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ट्रेकोमा नामक बीमारी जो आपका है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये सब हमारे आंख को प्रभावित करती है। किसको? तो आंख को। देखो, मस्तिष्क ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो मस्तिष्क जो आपका है, अल्जाइमर रोग जो है आपका वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अब देखो, ये जो मैंने बताया ट्रेकोमा के बारे में, तो यह रोग जो आपका है बैक्टीरिया से फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो कैलामाइट्रिया
ट्रैकोमैटिस जो के कारण जो आपका है यह रोग फैलता है साथियों। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो विटामिन बी3 जिसका नाम है नियासिन, तो नियासिन या बी3 की वजह से साथियों इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा रोग होता है। अब विटामिन बी3 का नाम है नियासिन, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का नाम है थायमीन, विटामिन बी2 का नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन, विटामिन बी5 का नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है बी5 का नाम, बी7 का नाम क्या है? तो बायोटीन है बी7 का नाम, और विटामिन सी का नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम साथियों। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार, विटामिन बी3 का नाम क्या है? नियासिन, ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, बी1 का नाम क्या है? थायमीन, बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, विटामिन बी5 का नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का नाम क्या है? तो बायोटीन, और विटामिन सी का नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विटामिन के का नाम क्या है। और साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।